हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 2026 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का हिंदी का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर देखें। यदि बोर्ड की परीक्षा में यदि आप 95% अंक लाना चाहते हैं तो जितना भी आपको पेपर हल करा रहे हैं सभी पेपरों को आप हल कर लीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप आसानी से 95% अंक ला सकते हैं। तो ये 2026 का हिंदी का वायरल पेपर है। पेपर का सेट आप देख सकते हैं, BA है और कोड है 801। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना रहेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समान निर्देश दिए जाते हैं। इस समान निर्देश को आपको प्रत्येक पेपर में आपको बताते रहते हैं, जिससे आपका समय नष्ट ना हो। तो यहाँ पे आपको निर्देश सिर्फ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक टोटल रहेगा 70 नंबर का और समय जो मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ये समान निर्देश जो है आपको प्रत्येक पेपर में बताते रहते हैं, तो आप इस समान निर्देश को देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सीधे आपको क्या करते हैं, आज आपको प्रश्न हल कराएंगे। ठीक है, तो इन सभी निर्देशों को आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ, जिसमें खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न बताने वाले हैं। तो ठीक है, पहला प्रश्न आप देखिए, झूठा सच किस विधा की रचना है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है, जैसे ये निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। देखिए जो झूठा सच है ना, ये एक प्रकार का उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में सीधे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। अगला देखिए, आपका अगला नंबर का क्या है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए अगला, अनंत आकाश के रचनाकार हैं, यानी अनंत आकाश किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन है। डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या यशपाल हैं। तो देखिए अनंत आकाश जो लिखा गया है जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, ये आपके सामने अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला 1 नंबर का ये है, पहला ऑप्शन है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो कि गलत है। गुनाहों के देवता मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं, ये भी कथन आपका गलत है। अगला ऑप्शन देखिए सी वाला ऑप्शन है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनपुरी हैं, या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के जो लेखक जयप्रकाश भारती हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है 4 कि मथुरानाथ शुक्ल जी, लल्लू लाल, सदन मिश्र या इंसाउल्लाह खां। यह पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं यह आपके मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सारंगधर रचनाकार हैं, यानी सारंगधर जो है किसके रचनाकार हैं। परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो या बिसल देव रासो। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है बी वाला ऑप्शन, हमीर रासो। सारंगधर जो है हमीर रासो की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें से कौन सा है। तो देखिए छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत आपका आता है श्रृंगार और प्रेम। क्या आता है, श्रृंगार और प्रेम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत श्रृंगार और प्रेम वेदना आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, यानी शुक्लोत्तर युग के लेखक आपको बताना है कि इसमें से कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अगला 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, साकेत किस युग की रचना। देखिए साकेत आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। साकेत किस युग की रचना है, तो ये एक द्विवेदी युग की रचना है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि साकेत द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न,
भारत दूरदशा किस विधा की रचना है, यानी कि आपको बताना है कि भारत जो दूरदशा है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या एकांकी है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत दूरदशा जो है एक एकांकी है। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए। अगला, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के या आदि काल के? तो बिहारी जो है आपके रीति काल के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर का प्रश्न किस प्रकार का है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर का, नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर काहू बहु बाहू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार कौन सा रस है, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब इसको पढ़ेंगे ना, नाना वाहन नाना वेश, तो लगेगा आपका हंसी आ रहा है। क्या आ रहा है? पढ़ने के बाद हंसी आ रहा है। इसमें कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का सही जवाब डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 9 नंबर का, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपको क्या करना है? अलंकार बताना है। ठीक है, यहीं कहीं पर बिखर गई है वो भग्न विजय माला सी। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है? आपको बताना है कि जो रोला है किस प्रकार का छंद है, विषम, अर्धसम, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि प्रारंभ में कौन सा शब्द इसमें जुड़ा है। तो देखिए निर्धन जन हो जाएगा, क्या होगा? निर्धन जन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे भी निर लगा, लेकिन ये नहीं होगा, आधा र होगा ना। देखिए उड़ंतवारा है, तो यहाँ पे आधा र होगा, निर्धन जन, तो निर्जन। तो इसका सही जवाब सी वाला और डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अगला क्या है आपका 15 नंबर का, कि धनुष का पर्यायवाची आपको बताना है कि धनुष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। देखिए अश्मि, कलिश, कोडंत या पवि। तो धनुष का जो पर्यायवाची होता है कोडंत होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर का है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द दिया रहता है उसके अंत में कौन सा शब्द जुड़ा है, वही उसका क्या होता है? प्रत्यय। जैसे भलाई में क्या है आपका? आई। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या है? भलाई ई, यहाँ पे क्या जुड़ा है? ई। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, खट दर्शन में कौन सा समास है? यहाँ पे समास आपको बताना है कि खट दर्शन में कौन सा समास है। तो देखिए तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो खट दर्शन जो होता है इसमें जो समास होता है तत्पुरुष समास होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन याद रखना है आपको। देखिए आप विभक्ति एवं वचन पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में 100% ये सवाल पूछा ही जाता है। तो यहाँ बताना है कि मति भी जो होता है इसमें विभक्ति कौन सा है और वचन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका तृतीय विभक्ति होता है और बहुवचन रूप ये है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिए, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हर्यत्र में होता है हरिधन अत्र, इसका क्या होता है संधि विच्छेद? हरिधन अत्र। तो देखिए हरिधन अत्र ये है, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर्यत्र का संधि विच्छेद हरिधन अत्र होता है। 7वां नंबर का आपका क्या है कि पटिष्यत धातु का पुरुष बताना, वचन बताना है कि जो पटिष्यत लिखा है उसमें कौन सा धातु है और कौन सा पुरुष है। देखिए पटिष्यत जो होता है ना, इसमें मध्यम पुरुष होता है और बहुवचन रूप होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष बहुवचन रूप। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये था आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ से देखिए खंड ब के वर्णात्मक प्रश्नों को बता देते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को देख के इन सभी गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, ठीक है, सभी प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा। देखिए 21 नंबर का है,
निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये 6 नंबर का है। अब देखिए आपके सामने क है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना रहता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये रेखांकित किया गया है इस तरह ना, इस रेखांकित अंश की क्या करना रहता है, अपने शब्दों में व्याख्या करना रहता है। धर्मचक्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहता है। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों को आप दिखा देते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ख है। ख में क्या है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। यानी यहाँ से लेके आपको क्या करना है, यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, संदर्भ पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ से दृश्यों का चित्रण किया गया, टोटल 6 नंबर। तो 2 प्रश्न पूछता है अथवा में करके। जब भी अथवा में पूछेगा तो उन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना रहेगा। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाए। सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख के आप इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। दिए गए पद्यांश, देखिए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। टोटल कितने नंबर का रहेगा, ये 6 नंबर का। देखिए क वाला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग पंजनी, बास्ती पीरी कछोटी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित भी आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है, ये भी टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा देखिए आपको अथवा में दिया है। अथवा में जब दिया है तो यहाँ पे क्या है, ख नंबर का है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, यह भी आपका क्या है, पद्यांश है। तो ये देखिए अथवा में लिखा है, चाहे ऊपर वाला प्रश्न कीजिएगा चाहे इस प्रश्न को कीजिएगा, इसमें भी आपको क्या क्या है कि संदर्भ लिखना है। इसके साथ में आपको देखिए क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है ये बताना है। टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए आपका अगला 23 नंबर का प्रश्न है, जो आपको संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। टोटल ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। क है कि अहम अस्या प्रहलिकाया उत्तरम न जनानी, आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अपने शब्दों में व्याख्या करना है। तो ये देख लीजिए और अपने किताब में इसको मिला के इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला अथवा में दिया है, आपको क्या करना है, भारतीय संस्कृति टू सर्वेशा मतावलंबिनाम संगम स्थली। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए अथवा में इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना रहेगा। ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। यह टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का। देखिए मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपिनम यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। यहाँ से बस यहीं तक पढ़ना है। यह भी आपका 5 नंबर का संदर्भ लिखना, हिंदी में अनुवाद करना रहता है। ठीक है, भी करके ये दिया रहता है। क्या है आपका कि माता गुरुताम भूमे खात पितोश्चत्रम अस्तथा मनसीघृतम वातात चिंता बहुतरी त्रिणात। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जिस स्कूल में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उसी का उत्तर देना रहता है। देखिए यहाँ पे क का पहला है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण देना रहता है, या इसके अलावा मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना रहता है। इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहेगा।
ठीक है। तो देखिए जिस स्कूल में यहाँ पे क ख ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना रहता है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है उसी का दीजिएगा और सारे प्रश्नों का उत्तर छोड़ देना। देखिए इसको देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न हैं। मैं अगर पूजा से, ठीक है, ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों में से केवल मात्र केवल एक ही प्रश्न करना है और सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, छोड़ना है। देखिए इसके बाद 26 नंबर का जो प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 नंबर का। देखिए आपका एक लेखक का ही जीवन परिचय देना है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। ये टोटल 5 नंबर का रहता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल ये 5 नंबर का रहेगा, जैसे सूरदास का, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पद। इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न रहता है। देखिए 27 नंबर का प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना रहेगा। ये टोटल 4 नंबर का रहता है प्रश्न। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों में से केवल 2 का ही उत्तर आप संस्कृत में देना रहेगा। समझ में आ गया? तो चारों प्रश्नों को देख लीजिए, अपने किताब से मिला के इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। टोटल 9 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए, इन चारों टॉपिकों में जिस पे आपको निबंध याद है उसी को आंसर लिखिएगा। जैसे आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र अनुशासन, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। इन चारों में से ही एक का ही उत्तर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका संपूर्ण पेपर आपको दिखाएं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का यदि वायरल पेपर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।